महावीर और रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचार देखें तो तीन हम मुद्दे चर्चा में डिस्कस करेंगे। पहला है अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न उपवर्गीकरण, उनकी जो अनुसूचित जनजाति है उनके आरक्षण को लेके और उनको मिलने वाले लाभ को लेके उपवर्गीकरण का मामला। और ये हाल ही में दो मामलों से चर्चा में है। एक तो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 7 जजों की संविधान पीठ अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका उपवर्गीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस मामले के कानूनी और संवैधानिक पहलू को देख रही है। दूसरा है कि कल ही भारत सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कुछ सचिवों की 4-5 सचिव से, गृह मंत्रालय है, न्याय मंत्रालय है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय, ऐसे 5-6 सचिवों की एक समिति गठित की है जो यह देखेंगे कि जो आरक्षण और कानूनी मसला है उसको नहीं छूना है क्योंकि वो कोर्ट में विचाराधीन है। उसको छोड़ के अन्य क्या प्रावधान किए जा सकते हैं जिसके तहत जो अनुसूचित वर्गों में जो कमजोर जातियां, क्योंकि 1200 से ज़्यादा जातियां अनुसूचित जातियों के रूप में लिस्टेड है, ऐसे में जो उसमें से जो कमजोर जातियां हैं जो अभी विकास के पायदान पे नहीं आ सके हैं उनके लिए उपाय सुझाने के लिए, उनका स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बात की गई है। तो ऐसे में हम इस मुद्दे को गंभीरता से समझेंगे कि इसके संवैधानिक या जो कानूनी मुद्दा कब जन्म लिया था, कहाँ कैसे उसका विकास हुआ, और जो सरकार ये ला रही है या केंद्र सरकार द्वारा जब ये कमेटी गठित की गई है इसका क्या मैंडेट है और सरकार के लिए और आगे क्या रास्ता है। ठीक है, ये हमारा मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा है, इस समय देख ही रहे हैं कि चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो ऐसे में हमारा एक तरह से देख लिया जाए कि जितने कला संस्कृति कभी इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हमें नहीं मिले जितना कुछ दिन में मिल जा रहा है। तो चूंकि जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है वो एक नागर शैली, उसमें प्राइमरी नागर शैली का उदाहरण है और वो मंदिर वास्तुकला निर्माण की एक प्रमुख शैली है, उत्तर भारत की शैली है। ठीक है, तो ऐसे में हम उसको समझेंगे कि उसमें क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। ये जो है द इंडियन एक्सप्रेस पे इस पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो हम उनको आभार है चूंकि हमारा तो उन्हीं प्रमुख समाचार पत्रों पर निर्भर ही रहते हैं। और जो तीसरा न्यूज़ है ये 1-2 दिन पहले ही चर्चा में रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है कुछ जो प्रमुख पर्यटन आकर्षक के केंद्र थे, खासतौर से शीतकालीन जहाँ पे बर्फबारी बहुत सारी होती थी, वहाँ पे बर्फ न के बराबर है। और केवल जम्मू ही कश्मीर में ही नहीं, कश्मीर में ही नहीं, लद्दाख में ही यह देखा गया है और इसके कई सारे कुछ कारण बताए जा रहे हैं और कुछ गंभीर दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिणाम हो सकते हैं। तो ठीक है, आइए हम जहाँ तक अपने पहले मुद्दे को देखते हैं कि अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का कई वर्षों से उलझा हुआ मामला है। अभी जो मामला है ये क्यों चर्चा में है, इसके लिए 2 मुद्दे हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है कि जो अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण का मुद्दा है क्या उसमें उपवर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कई जातियों के लिए, यानी उसमें उपवर्गीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके कानूनी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ इसको सुन रही है। तो एक ये मामला हुआ कानूनी। दूसरा हुआ, ये देखिए, ये जो तस्वीर में है ये तेलंगाना के मैडिगा जो समुदाय है, वो जो है प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनसे उन लोगों ने मांग किया था, हालांकि ये मांग वो लोग 1994 से कर रहे हैं कि वहाँ पे उनकी जैसे जो पहले आंध्रा था उसमें जो है जो पूरी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उनकी संख्या वहाँ 15% जो है अनुसूचित जनजाति थी, जिसके 50% से ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी होने के बावजूद भी उनको आरक्षण या अन्य जो सरकार के लाभ मिलते हैं वो पूरे नहीं मिल पा रहे। ऐसे में वो उसके उपश्रेणी या कैटेगरी बनाने के, यानी अनुसूचित जाति में ही विभाजित करने की इसी तरह की मांग पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और तमिलनाडु में भी उठती रही है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा हम जो समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा क्या है वो तो बता ही दिए है। कानूनी प्रावधान या विवाद कहाँ से शुरू हुआ है और वो कैसे बढ़ा है, इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल समझेंगे, ऐतिहासिक कैसे विकास क्रम हुआ है, उसमें किन प्रश्नों पे चर्चा की जा रही है और केंद्र सरकार ने जो हाल में कमेटी बनाई है उसके लिए क्या मैंडेट है
और केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प है इन लोगों की मांगों के लिए। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों है अगर कहें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ अगले सप्ताह से अनुसूचित जाति के बीच उपवर्गीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई शुरू करेगी। और ये मामला जो लाया गया है खासतौर से पंजाब राज्य द्वारा लाया गया है, उसमें विभिन्न राज्यों ने तर्क दिया है कि कुछ जातियां, अनुसूचित जातियां जिनका आरक्षण के बावजूद प्रमुख अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व है, वे 15% के एससी कोटा के भीतर कुछ जातियों के लिए एक अलग कोटा बनाना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ सभी अनुसूचित जातियों के बीच समान रूप से वितरित हो। यह राज्यों का तर्क है। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। अभी नीचे देखेंगे कि क्यों, कहां तक ये मामला हुआ, कैसे कहां तक पहुंचा, लेकिन मेन प्रमुख यही है कि कुछ जातियों को, अनुसूचित जातियों की कुछ जातियों को तथा लोग मानते हैं कि उनको विशेष लाभ मिला है, जबकि ज्यादातर जातियां पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह की आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन नाम की एक योजना शुरू की है, जो कि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी जो ट्राइबल ग्रुप के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 24,000 करोड़ की अलग से, उसी योजनाओं में से उनके लिए अलग से निर्धारित किया गया है। तो सरकार को भी पता है और ये चीजें मांग भी आ रही है, राज्य सरकारों ने कई कानून भी बनाए हैं, उस तभी ये मामला 7 जजी संविधान पीठ यानी कि सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मल बेंच फैसला देख चुका होगा इस मामले में, 5 जजों का संविधान पीठ कोई फैसला किया होगा, तब नहीं उसके बाद 7 जजों का मामला गया है, यानी काफी पुराना मुद्दा है। ठीक है, और दूसरा जो मामला क्यों चर्चा में है वह है कि केंद्र सरकार ने देश भर में 1200 से अधिक अनुसूचित जातियों के बीच सबसे पिछड़े समुदायों को, जिन्हें अपेक्षाकृत अग्रणी और प्रभावशाली अनुसूचित जातियों के लोगों ने बाहर कर दिया है, लाभ, योजनाओं और पहलों के समान वितरण के लिए मूल्यांकन और पद्धतियों का मूल्यांकन और काम करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है, इसमें आरक्षण वाला पहलू नहीं है। आरक्षण वाला पहलू तो ये दिख रहा है, यानी जो कोर्ट दिख रहा है, कोर्ट के जो एम्बिट में है, जो उसमें है, उसको छोड़ के जो अन्य मुद्दे हैं, अन्य तरीकों से कैसे उठाया जा सकता है, उसको लेके केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की 5 समिति की गठन किया है। जो बच्चे नहीं जानते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, वो जान लीजिए कि वो केंद्र सरकार में शीर्षस्थ समन्वयक अधिकारी होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसे चीफ सेक्रेटरी राज्यों के स्तर पर शीर्षस्थ होता है कि उसके नीचे सारे सचिव काम करते हैं, उस तरह से नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक तरह से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसका सचिव होने के कारण, यानी उसका जो कैबिनेट होता है उसके सेक्रेटरी होने के कारण वो रिपोर्टिंग भी उसकी डायरेक्ट प्रधानमंत्री को होती है। ऐसे में वह पूरे केंद्रीय सरकार का एक तरह से समन्वयक के रूप में उसकी भूमिका होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल ही होता है केंद्र सरकार का, उसके स्तर पे जो है एक समिति नियुक्त की गई है बाकी विभागीय सचिवों की, तो सरकार दिखाता है कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से ले रही है। अब आते हैं, चलिए कि जो उपवर्गीकरण के कानूनी मामलों की शुरुआत हुई है, जैसे बताया ना कि 7 सदस्यीय संविधान पीठ सुन रही है, इसका मतलब है कि ये मामला पहले हाई कोर्ट में गया होगा, या नहीं भी गया होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया होगा, तो पहले सामान्य बेंच देखी होगी, फिर जो है उसके अगर कुछ मामला रहा होगा संवैधानिक मूल्यों का तो 5 सदस्यीय पीठ देखी होगी, फिर जो है मामला अगर नहीं निपटा होगा या जो भी उसका अपील की गई होगी तो फिर एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ बनी होगी। तो अब उसके फैसले को जो है किसी उसने कहा होगा कि हाँ इसमें पुनर्विचार करने की जरूरत है, तब जाके 7 सदस्यीय संविधान पीठ बची, यानी काफी लंबा विवाद का रास्ता इसने तय किया होगा। ये आज का मामला नहीं है, कब का मामला है, तो देखिए इसकी जो शुरुआत होती है 1975 में पंजाब सरकार ने, उस समय के वहां पे जो है 25% तो है वहां के राज्य में, पंजाब राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए, चूंकि वहां पे देखा जाए तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों का प्रतिशत पंजाब में है, संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जनसंख्या के परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पंजाब में है। ठीक है, तो इसलिए वहां का 25% आरक्षण अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया। और उसमें जो किया गया था, पहले से ही किया गया था, उसमें जो 25% का आरक्षण था उसको 2 श्रेणियों में विभाजित किया पंजाब सरकार ने,
1975 में अनुसूचित श्रेणी के लिए जो 25% का पहले से आरक्षण का प्रावधान है संविधान के तहत, उसमें उसको 2 श्रेणियों में विभाजित किया। श्रेणी 1 और यह अधिसूचना जारी की। पहली श्रेणी में सीटें केवल वाल्मीकि और मजहबी सिख, यानी जो सिख में जो इस तरह के हैं उनके लिए, समुदायों के लिए आरक्षित थी, जो राज्य में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़े समुदायों के रूप में माने गए थे। ठीक है, और ऐसे में चूंकि वो प्रथम कैटेगरी में थे, उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में किसी भी आरक्षण के लिए पहली प्राथमिकता दी जानी थी। दूसरी श्रेणी में बाकी अनुसूचित जाति समुदाय के शामिल थे जिन्हें यह अधिमान्यता उपचार नहीं मिला था। यानी इसको 2 श्रेणी में, पहली श्रेणी में वाल्मीकि और मजहबी सिख जो उस तरह से अनुसूचित जाति के थे, उनको ये मिला हुआ था। ठीक है, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा। देखिए, अनुसूचित जाति की आरक्षण जो है जाति प्रणाली पर ही है, और जो भी जाति जैसे कन्वर्ट हो जाती है किसी अन्य धर्म में, तो ये आरक्षण उसको नहीं मिलता है। इसकी मांग के लिए और धर्म वाले कर रहे हैं। हालांकि भारत में जो सिख है या जैन है या बौद्ध है, इन तीनों को हिंदू धर्म का ही एक वो माना जाता है, यानी वो अलग धर्म है लेकिन इनको उसी व्यवस्था में माना जाता है, और अगर इसमें कन्वर्जन होता है तो भी उनका आरक्षण चला रहता है। हाँ, अगर वो मुस्लिम धर्म या मतलब गैर जो भारतीय धर्म है, जो भारत में जन्मे हैं, अब तो सभी भारतीय हैं लेकिन जिनका जन्म स्थान भारत में है, उसके बाहर के धर्म है, तो वहां पे वो आरक्षण चला जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए ये व्यवस्था, ये ऐसी बात नहीं, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए चला जाता है। इसलिए धार्मिक जो संस्थाएं हैं अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की, ईसाइयों की, वो मांग करती हैं कि उन्हें भी मिले। ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, मैं इसलिए क्लैरिफाई कर दिया कि कंफ्यूज मत होइए। तो जो मजहबी सिख समुदाय के वहां पे अनुसूचित जाति के लोग हैं वो, और जो वाल्मीकि समुदाय थी पंजाब में, उनके लिए व्यवस्था 1975 में की गई थी, और ये चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। 2004 तक ये चलता रहा, 2004 का 2005 तक चलता रहा। उसके बाद जो है इसमें सब कुछ चलता रहा, और ये पहला उदाहरण था। हुआ क्या कि 2004 में एक कानूनी बाधा आई, मतलब उसके पहले कोई दिक्कत नहीं। 2004 में एक कानूनी बाधा आई क्योंकि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वर्ष 2000 के आंध्र प्रदेश द्वारा पेश किए गए इसी तरह के कानून को रद्द कर दिया। देखिए, पंजाब वाले में मामला नहीं आया था, मामला आया था कि वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसी तरह का एक कानून पास किया। अभी बताएंगे क्यों, क्योंकि वहां पे मटिका जो वो समुदाय है जो अभी कर रही है, उसको पास किया, और वो मामला चैलेंज हुआ किसके रूप में? ईवी चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 2004 में ये फैसला आया था। इसमें चैलेंज किया गया कि इसकी संवैधानिकता के कि कहीं ना कहीं यह भेद समानता के अधिकार पे नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जातियों में जो आरक्षण का है वह मौलिक अधिकारों में स्पेशल प्रावधान करके किया गया है, और ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियों में भेदभाव करता है, क्योंकि किसी को बेहतर स्थिति देता है, किसी को खराब स्थिति देता है, मतलब उसमें वर्गीकरण करता है, जो कि कानूनन रूप से मान्य, संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ईवी चेन्नई बनाम वाद में जो है वो क्या कह दिया कि ये अयुक्त है, ये उचित नहीं, गैर संवैधानिक है। और इसके लिए जो तर्क दिया वो दिया कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और दूसरा जो तर्क दिया वो यह कहा कि इसमें देखिए, यह तर्क था कि चूंकि संविधान कुछ जातियों को एक अनुसूची में वर्गीकृत करता है क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता की प्रथा के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था, इसलिए उनके साथ एक दूसरे से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता, ये तर्क दिया। दूसरा तर्क था, ये जो समानता वाला तर्क था, दूसरा था कि संविधान के अनुच्छेद 341 की ओर से ध्यान आकर्षित किया गया, जो राष्ट्रपति को आरक्षण के प्रयोजनों के लिए एससी समुदाय की एक सूची बनाने की शक्ति देता है, और जब राष्ट्रपति को यह शक्ति है तो उस सूची में उपवर्गीकरण का कार्य राज्य कैसे कर सकता है? इन 2 आधारों पर इसे क्या कर दिया गया? असंवैधानिक कर दिया गया। अब जब ये वहां पे असंवैधानिक हो गया तो जो पंजाब वाला जो रूल था 1975 का, वह भी अब वैसे तो नहीं है, उसको फिर क्या कर दिया गया? पंजाब के उच्च न्यायालय, यानी जो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ वाले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, उसमें चैलेंज कर दिया गया। और फिर वहां पे उसको भाई चूंकि संविधान सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला था, तो उसके नीचे के सारे जजों को मानना पड़ेगा, कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने उसको करके जो पंजाब वाला प्रावधान था उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। फिर से उसमें क्या किया गया कि पंजाब सरकार ने उसमें विधानसभा ने चेंज किया, लेकिन फिर से वो
फिर से वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो फिर पंजाब सरकार ने एक अपील लगाई, कहां पे? ईवी चेन्नई फैसले के पुनर्विचार पे 2014 में जो है लगाती है पंजाब सरकार। और इसमें दविंदर सिंह बना पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, निर्धारित करने के लिए अपील को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया, क्योंकि 2004 का ईवी चेन्नई का फैसला 5 सदस्यों का था, उसको पलटने का अधिकार 3 को नहीं है। ठीक है, वो अब उस पर निर्णय कौन कर सकता है? 5 सदस्यीय ये मामला जाता है और 2020 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस पे देखती है और उसको लगता है कि जो 5 सदस्य वो बदल नहीं सकती। अगर वो चाहे तो जो फैसला है 5 सदस्यों वाला, उसको अगर वो कह देते कि हाँ ये ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको लगा कि नहीं, इसमें बदलाव की जरूरत है। ऐसे में इसने कहा कि इस 2004 के ईवी चेन्नई मामले में फैसले में बदलाव की जरूरत है, इसके लिए 7 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। उसी फैसले के मिश्रा जी के जो 5 सदस्यीय बेंच ने जो 7 सदस्यीय के लिए कहा है, उसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संविधान पीठ गठित की गई है, जो इस मामले का फैसला करेगी और अनुसूचित जातियों के जो आरक्षण का मामला है उसको लेकर जो है आगे बढ़ेगी। इसने जो फैसला दिया उसमें कहा कि अगर हम जैसे इसमें इन्होंने कहा कि तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों के बीच में कोटा को एक यूनिफॉर्म नहीं है, यह मानना गलत है। निश्चित रूप से उसमें भी भिन्नताएं हैं और अगर उसको नहीं स्वीकार करना, कहीं न कहीं अपनी आंखें बंद करना है। तो इस आधार पे यह भेजा गया है। अब बाकी 7 जजों की संविधान पीठ जो फैसला करेगी वो इसके आधार पे जो है उसकी व्याख्या की जाएगी। अब अगला प्रश्न है कि जो दूसरा मामला, ये तो चलो कानूनी प्रावधान जो चल रहा है उसको समझ लिए। दूसरा है कि केंद्र सरकार ने उपवर्गीकरण की जांच के लिए जो है पैनल का गठन किया है। इसमें क्या है कि सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक पैनल बनाया है। इन्हें कहा गया है, इन्हें जो बनाया गया वह क्योंकि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था, माडिगा जो अनुसूचित जाति का एक प्रमुख समूह है तेलंगाना में, उसने और ऐसे अन्य समूहों ने एससी हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले प्रशासनिक कदमों की जांच करने के लिए क्या और प्रशासनिक कदम उठाया जा सकता है। जैसे अभी बताया ना कि अनुसूचित जनजातियों में से जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप थी उनके लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना चलाई गई है। तो चलो आरक्षण का मुद्दा तो जो है वो कोर्ट अपना डिसाइड कर लेगी, इसके बाद सरकारें कुछ करेंगे, लेकिन और प्रशासनिक रूप से क्या किया जा सकता, और सारी योजनाएं और सारी सरकार की लाभ हैं उनको कैसे इन तक पहुंचाई जाए, उसके लिए विचार करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए सचिवों की समिति गठित की गई है। ठीक है, बैठक 23 जनवरी को, ये पहली बैठक 23 जनवरी को करेगी। ठीक है, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में नौकरियों और उसके लिए है उसको छोड़कर बाकी मामलों के लिए इसमें इसको कहा गया और कहा गया कि नौकरियों और आरक्षण वाले मामले पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो क्या है, कानून कोर्ट के मामले में है। ठीक है, अब ये है कि इसका जो अब प्रश्न है कि माडिगा समुदाय सहित अन्य अनुसूचित जातियों की मांग क्या है। देखिए, मैं आपको बार बार जब आरक्षण और इस तरह का मामला आता है तो मैं आपको बताया था, जब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पढ़ाया था तब भी बताया था, फिर बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, जैसे उदाहरण थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये चूंकि अंततः तो हम मैं इसको मान रहा हूं कि समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा सरल करने के लिए इसको कर रहा हूं, कोई इससे ऑफेंड नहीं होगा। देखिए, एक जंगल का एक कानून है, जैसे किसी माँ के 4 बच्चे होते हैं, उसमें से अगर कोई बच्चा कमजोर होता है तो देखा जाता है कि बाकी जो लोग होते हैं वो उसके हिस्से को उसका खाना से रोक देंगे, उसको किनारे कर देंगे। अगर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो वो बच्चा कमजोर ही हो जाता है और अंततः मृत हो जाता है। ये जंगल में देखा गया, जानवरों के साथ देखा गया। और हम भी तो एक जानवर ही हैं, हम भी एक कह सकते हैं, हमारे अंदर भी तो हम कह सकते हो कि सोशल एनिमल है, लेकिन हैं तो एनिमल। तो ऐसे में आम तौर पे ये समाज में भी ये पाया जाता है कि समाज के जो विशेष वर्ग हैं, सभी एक, आप मान लो कि एक समाज के सभी एक अंग हैं, एक बच्चे ही हैं देश के। अगर देश या समाज या राज्य कोई विशेष प्रावधान नहीं करेगा तो जो कमजोर वर्ग है वो धीरे धीरे और कमजोर होता जाता है, जो ताकतवर होता है वो अपने उसको प्राप्त कर। इसीलिए सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए, अभी कोर्ट ने जो महिलाओं के लिए, ये सारे आरक्षण के प्रावधान इसीलिए किए गए हैं ताकि जो कमजोर वर्ग है उसको
और कमजोर होने से रोका जा सके और वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। और देखिए, अब जैसे आपने अनुसूचित जातियों के लिए बना दिया, अनुसूचित जनजातियों के लिए बना दिया और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए बना दिया, तो जो सामान्य वर्ग से सशक्त लोग उनसे तो आपने बचा लिया, लेकिन अब पूरा समाज होमोजीनस तो रहता नहीं। पूरी अनुसूचित जाति, पूरी अनुसूचित जनजाति या पूरी अन्य पिछड़ा वर्ग सब एक समान तो होंगे नहीं। उनमें भी कोई जो उसमें साधन संपन्न है, फिर वो उनका लाभ लेने लगता है। तो ऐसे में सब कैटेगराइजेशन की जरूरत पड़ने लगती है। ठीक है। जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अभी भारत सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया है कि आरक्षण का कैसे, और कई सारे राज्यों ने पिछड़ा और दलित और स्ट्रीम पिछड़ा इस तरह के जो है वो आरक्षण कर उन्होंने अपने लिए प्रावधान कर रखा है। ठीक है। जैसे पंजाब ने तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण अब तो कानूनी प्रावधान में अटका हुआ है। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। और जो मुख्य धारा से पिछड़ जाती है जातियां, यानी जो आरक्षित जातियों में भी जो मुख्य धारा से पिछड़ जाती है, उनके द्वारा मांग किया जाता है कि उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाए। तो ये चलता रहता है। क्रीमी लेयर वाली जो अवधारणा है वो इसीलिए है कि जो मलाईदार परत है उसको हटाते रहो ताकि सबको वो चीजें मिलती रहे। ये एक सकारात्मक कार्रवाई का एक जो एफर्मेटिव एक्शन होता है उसमें मलाईदार परत को हटाने की अवधारणा जुड़ी रही होती है और सब कैटेगराइजेशन होना उसमें लाजमी ही होता है। वो कुछ समय के बाद वो मांग आएगी ही आएगी। ठीक है। तो इसलिए ये चीजें की जा रही है। इनकी मांग है कि हमको वो सारे लाभ मिले जो उनको मिल रहा है, इसके लिए हमें कुछ विशेष चीजें की है। और ये पंजाब, बिहार, तमिलनाडु जैसे कई सारे राज्यों में ये मांग उठती रही है। अभी जो मांग जो इसके लिए केंद्र सरकार, वो मडिया समुदाय है तेलंगाना का, उसने प्रधानमंत्री से अपील की थी और प्रधानमंत्री ने उसके लिए समिति गठित भी की है। ठीक है। अब प्रश्न है कि सरकार या केंद्र सरकार, चलो कोर्ट का तो जो है ही है, और क्या कर सकती है। देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं कि कोर्ट, देखिए केंद्र सरकार जैसे उसमें ये मामला है ना कि ये राष्ट्रपति 341 के तहत कर सकती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं। तो चलो कोर्ट का तो जो फैसला आएगा वो आएगा। केंद्र सरकार विशेषज्ञ मानते हैं कि कर सकती है। केंद्र सरकार जो प्रशासनिक और वो तो चीजें करेगी ही। जो आरक्षण वाला प्रावधान है वो भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले उसे जो भी जातियां हैं उनका एकदम स्पष्ट डेटा, उनके विशेष, उनके सामाजिक, आर्थिक और इस तरह की हैसियत, ये सारी डेटा रहेगी। उसके आधार पे भी ये चीजें किया जा सकता है। ठीक है। तो अब ये मामले, चूंकि कमेटी बनी ही है, कोर्ट का फैसला चल ही रहा है, और जैसे कि आपको पता ही है कि चीफ जस्टिस कई सारे ऐसे मुद्दों को जो उनका ध्यान ऐसा है कि जो मुद्दे अब तक ऐसी जिससे लोग बचते रहे हैं उसको भी वो कह रहे हैं कि हमें इसको हल करना है। और ये एक अच्छे, और कह सकते हो कि एक विजनरी लीडरशिप का ये वो है, कह सकते हैं गुण है। और अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल लेवल पे भी ऐसा लीडरशिप है जो कोई कड़े फैसले लेने से नहीं चूक रहा है, चाहे आप उसकी किसी भी तरह की आलोचना ले लो। लेकिन ये तो लोग कहते हैं कि कड़े फैसले लेने में जो वर्तमान पॉलिटिकल लीडरशिप है सेंट्रल में, वो नहीं हिचकता है। और अगर न्यायपालिका के लेवल पर भी ऐसा लीडरशिप है जो कठिन प्रश्न है जिससे आमतौर पे न्यायपालिका बचना चाहता है, उस पर भी हमारे चीफ जस्टिस वो चाह रहे हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान, उनका हालांकि 1 साल का ही अब कार्यकाल बचा है, कि उसको कर लें। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस पे न्याय मिलेगा, न्याय में देरी नहीं होगी। ठीक है। अब जो होगा हम आगे फिर से पढ़ाएंगे। आगे आते हैं, नागर शैली क्या है जिसमें बन रहा है राम मंदिर। देखिए, ये थोड़ा सा फैक्चुअल ही क्वेश्चन है, मतलब मामला है। ये भी एक्सप्लेनेशन में है, चर्चा में चल ही रहा है। तो आप लोग वैसे भी नागर शैली और द्रविड़ शैली पढ़ते ही हैं। मंदिर वास्तुकला की शैली आपके आर्ट एंड कल्चर का एक हिस्सा है, स्थापत्य वाला जो है। इसमें जो मामला है कि ये समझेंगे कि जो नागर शैली है वो क्या है और खासतौर से उसकी क्या स्पेसिफिक विशेषताएं हैं जो द्रविड़ शैली से उसे अलग करती हैं, और देखेंगे थोड़ा सा राम मंदिर में उसकी क्या जो है, कौन सी शैली है, वो पूरी किस तरह से चीजें आ रही हैं। ठीक है। परिचय में देखें तो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना ही है। इसमें जो इसके वास्तुकार हैं 81 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष ने मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में परिसर को डिजाइन किया है। ठीक है। और ऐसे में अब नागर वास्तुकला की शैली क्या है। देखिए, मंदिर वास्तुकला की जो शैली है वो नागर शैली, वो कहते हैं वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के अंत में उत्तरी भारत में उभरी थी। इसे दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के साथ जोड़कर देखा जाता है जो कि उसी काल के लगभग समानांतर है।
एडम हार्डी एक विद्वान है, उन्होंने द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया में कहा है कि इसे शैली या स्टाइल कहने की बजाय एक आर्किटेक्चर की जो लैंग्वेज है उसमें एक भाषा के रूप में कहा जाए। जैसे लैंग्वेज में कई सारे ग्रामर उमर तो एक होते हैं, लेकिन भाषाएं अलग अलग होती हैं उसमें थोड़ा सा, तो वो उसी शैली में कहते हैं। और ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की जो महान शास्त्रीय भाषाएं हैं उसके रूप में इन्हें दोनों शैलियों को ये संदर्भित करती हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता के आधार पे खासतौर से जो अलग भी जो दोनों शैलियों में कहीं ना कहीं अंतर दिखाई, मतलब कुछ क्षेत्रों में या कुछ समय के साथ भूगोल के साथ वो थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत एग्जैक्ट विशेषताएं नहीं दिखाई देती हैं। चलिए, तो इसमें जो नागर शैली की मुख्य विशेषता क्या है उसको समझे। देखिए, नागर शैली जो होती है उसको समझिए तो वह एक ऊंचे चबूतरे पर बनता है। पहले तो ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, उस पे बनता है, उसमें एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है, क्योंकि वहीं पे देवता या डायटी की मूर्ति स्थापित की जाती है, वहीं पे देवता विश्राम करते हैं। और उनके ठीक ऊपर नागर शैली में जो है एक ऊंचा शिखर होता है ना, ऊंचा गुंबद ऐसे होता है जो है कर्वेचर टाइप का, वह शिखर बोला जाता है। और वह शिखर कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से जो पर्वतों के शिखर है उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि जो कई प्रमुख नागर शैली के मंदिर हैं उनका नाम भी प्रमुख मंदिरों पर, कैलाश, मंदरा, इस तरह के जो है पर्वतों के नाम पे ही उनका पड़ा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं जो उनका पर्वत, जो उनका शिखर होता है वो उनका मेन होता है। और वो सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है नागर शैली की, जो सबसे ऊंचा शिखर होता है वो गर्भगृह जो होता है जहां पे देवता रहते हैं उसके उसी में होता है। यानी उससे ऊंचा शिखर हो सकता है कि नागर शैली में और भी कई सारे मंडप हों और वहां कई सारे शिखर हों, लेकिन जो सबसे ऊंचा शिखर होता है वो वही गर्भगृह वाला ही शिखर होता है। और बाकी जैसे उसमें क्या होता है कि दीवार भी होती हैं, बाउंड्रीज भी होती हैं, कुछ नागर शैली के मंदिरों में बाउंड्रीज भी होती हैं। अगर हम इसकी तुलना, है ना, ये नागर शैली का सबसे वो होता है, आज देखिए जरा सा, नाम से पता चलता है शिखर प्राकृतिक और ब्रह्मांड संबंधी व्यवस्था के मानव निर्मित प्रतिनिधित्व हैं, जैसे हिंदू परंपरा में कल्पना की गई है। 20 प्रसिद्ध प्रकार के मंदिरों में मेरू पर्वत, मंदरा पर्वत, कैलाश, यानी मेरू मंदिर, मंदरा मंदिर, कैलाश मंदिर, ये तीन नाम तीनों क्या हैं, प्रमुख पर्वतों के हैं, जिसमें माना जाता है कि वो विशाल जो दुनिया की धुरी है उसके आधार पर यह कहा गया है। ठीक है, और इसमें जो है विशिष्ट नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब एक गर्भगृह होगा जहां देवता रहेंगे, उसके चारों ओर लोग घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। और उसके सामने जो है एक अधिक मंडपम हाल होता है, और विस्तृत उसी हाल के चारों ओर जो है सजावटें आदि की गई होती हैं। और उस जो मंदिर पूरा परिसर होता है कई कई जगह जो है उसको एक बाउंड्री वाल या एक जो है बाउंड्री वाल ही कहो, उससे वो घिरा होता है। ये विशेषताएं उसको कह सकते हो कि द्रविड़ शैली के मंदिरों से मिली हुई है। और उसको अगर हम तुलना करके देखें कि द्रविड़ शैली की मंदिरों से अगर इसकी तुलना करें तो इसमें जो बुनियादी अंतर मौजूद है वो है शिखर का। वहां भी शिखर पाया जाता है, लेकिन उसको शिखर न बोल के विमान बोलते हैं। ठीक, और विमान के ऊपर जो इस तरह से घड़े नुमा आकृति होती है उसे शिखर बोलते हैं। और यहाँ पे जो पूरा होता है गर्भगृह के ऊपर का ऊंचा इलाका हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, उसको शिखर बोलते हैं। हालांकि विमान और शिखर आपको देखा जाए तो नाम है मंदिर के गर्भगृह के ऊपर ही होता है, लेकिन शिखर जो है थोड़ा सा कर्वेचर होता है, लंबा होता है। और जो विमान ज्यादातर बनते हैं वो ज्योमेट्रिकल आकार में, वो ऐसे पिरामिड के आकार में बनाए जाते हैं। और जो थोड़ा सा यहाँ के शिखर और वहाँ के शिखर में अंतर होता है कि नागर शैली के मंदिर का जो शिखर होता है जो गर्भगृह के ऊपर, वो सबसे ऊंचा होता है, लेकिन द्रविड़ शैली में ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ पे जो सीमा दीवार होती है वो होती है, और उसका एक गोपुरम होता है, यानी जो गेट होता है, मेन गेट जिससे अंदर आ जाता है, कई बार वो उस गोपुरम की ऊंचाई शिखर की ऊंचाई से भी ज्यादा होती है। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर देखा गया, क्योंकि वो बाद में जैसे कई बार क्या होता, मंदिर छोटा बन गया, उसके बाद विकास होता रहा है कई सालों में, तो कई बार यह दिखा गया है कि गोपुरम जो होता है, यानी जिससे घुसा जाता है, उसकी ऊंचाई शिखर की ऊंचाई से भी ज्यादा होती है। जबकि नागर शैली में जो शिखर होता है, जिसके नीचे देवता रहते हैं, यानी जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर का जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इसको देख लीजिएगा, कोई इसमें बहुत ज्यादा समझाने बुझाने की बात नहीं है। तीसरा जो न्यूज है वो ये है कि
अभी तो सर्दियों से पूरा उत्तर भारत कड़कड़ा रहा है, लेकिन जो श्रीनगर वाला इलाका यानी जो कश्मीर है या लद्दाख है, वहाँ पे इसी तरह के देखिए ये प्रमुख एक टूरिस्ट प्लेस था, क्योंकि पूरा बर्फबारी से ढका रहता था। अब ये यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी है, और ये कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए और खासतौर से विशेषली कश्मीर के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि कश्मीर की टूरिस्ट से उनकी पूरी जीडीपी का 7% आता है, और वहाँ पे केसर और कई सारे फसलों के लिए बर्फ का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कश्मीर में मुख्य शीतकालीन पर्यटन आकर्षणों में से एक गुलमर्ग इस मौसम में बर्फ से रहित है, जिससे पर्यटकों का प्रभाव कम हो गया है और स्की रिसॉर्ट की व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। इससे यह लगता है कि अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बर्फबारी सहित सर्दियों का इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र जम्मू कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7% है। इससे वहां की खेती का पर असर पड़ेगा, जल आपूर्ति पर पड़ेगा और भूजल भंडार पर भी पड़ेगा। क्यों आखिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुष्क सर्दी क्यों दिखी गई, ये तो चलो पढ़ लीजिएगा। उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा या जो विशेषज्ञों द्वारा, खासतौर से IMD के जो वहां पे हैं, कि वहां पे एक घटना होती है पश्चिमी विक्षोभ, जो से पूर्वी दिशा में हवाएं बहती हैं। और ये पश्चिमी विक्षोभ के बारे में ये देख लीजिए कि ये हिमालय क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ से होती है। हिमालयन क्षेत्र और जो है आपके जो उत्तर भारत है, इसमें भी वर्षा जो है यानी रबी सीजन की जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और यह एक बड़ी वर्षावाहक पवन प्रणालियां हैं जो अफगानिस्तान, ईरान से और ऊपर से पहले से जो है भूमध्य सागर और यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर से नमी उठाती हैं, और ये नमी लेते हुए आती हैं। चूंकि शीतकालीन पवनें होती हैं तो हिमालय पर बर्फबारी करती हैं, और शीतकालीन समय में भारत के उत्तरी भारत में ये वर्षा करती हैं, और इसका काफ़ी अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पहाड़ों पर भी बर्फबारी के रूप में, और उत्तर भारत में भी जो है ये गेहूं की फसल और इस तरह के फसलों के लिए काफ़ी ये उपयोगी रहती हैं। लेकिन देखा गया है कि इस दौरान इस साल पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं बहुत कम देखी गई हैं, जितना देखी जानी चाहिए उतनी नहीं देखी गई हैं, जिसके कारण वहां पे बर्फबारी की कमी महसूस की गई है। दूसरी जो घटनाएं तो पश्चिमी विक्षोभ तो है ही है, साथ ही वहां यह भी देखा गया है कि जो तापमान है ग्लोबल वार्मिंग वो भी बढ़ रहा है, इसका प्रभाव दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में अत्यधिक वर्षा हो रही है उन पहाड़ों पर जहां बर्फबारी होती थी, और बर्फ के सीजन में बर्फबारी नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये खतरा है। और एक कारण जो उसमें दिखाई दे रहा है वह है अल नीनो प्रभाव। इस समय जैसे आपको पता है कि वर्ष 2023 सबसे गर्म वर्ष था, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका अल नीनो की भी रही है। अल नीनो क्या है? वह एक चिली के तट के पास जो है पूर्वी अटलांटिक महासागर में चिली तट के पास एक गर्म जल का क्षेत्र धारा का है। उसके आने से दुनिया में जो है मौसम में विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, और थोड़ा सा तापमान भी बढ़ जाता है समुद्र का। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसके कारण वहां पे बर्फबारी की भी कमी और ये इसमें भी आई है। ठीक है, प्रश्न है कि इससे क्या हो सकता है। देखिए, अगर अभी उम्मीद है कि पड़ जाएगा, एक आध साल में तो दीर्घकालीन ही परिणाम जो है बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, अल्पकालिक ही दिखेगा। अल्पकालिक में क्या दिखेगा? जंगल की आग में वृद्धि हो सकती है, कृषि सूखा हो सकता है, फसल उत्पादन में गिरावट हो सकती है। क्योंकि बर्फ में जो होता है ना, मिट्टी में नमी को स्थिर करने का एक स्रोत है, और सर्दियों की फसलें विशेष रूप से बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बर्फबारी के अभाव में स्थानीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक सेब और केसर की खेती को पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है अगर इस साल नहीं पड़ी। लेकिन अगर दीर्घ मतलब लगातार 2-3-4 साल नहीं होगा तो इसका दीर्घकाल का प्रभाव ये होगा कि जो पानी है वो पन बिजली का उत्पादन कम होगा, ग्लेशियर की पिघलने की दर में वृद्धि होगी, और पेयजल आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल है। क्योंकि जो हिमालयी नदियां उनको कहा जाता है सदानीरी नदियां, यानी उसमें हमेशा जल प्रभावित होता है। तो इसलिए कि यही शीतकालीन जो है जो वहाँ पे हमारे यहाँ वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ से वहाँ पे बर्फ इकट्ठा होता है, वही बर्फ गर्मियों के समय में धीरे धीरे पिघल के नदियों में पानी के रूप में आता रहता है। इसलिए उन्हें सदानीरा या सदावाहिनी नदियां कहते हैं। ऐसे में अगर सर्दियों में वहां बर्फ भी नहीं होगा तो गर्मी में
पानी कहाँ आएगा? तो फिर वही होगा कि बरसात के मौसम में, जैसे दक्षिण भारत की नदियां हैं, बरसात के मौसम में खूब बारिश होती है और बाकी समय सूखा रहता है, उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं हिमालय के इकोलॉजी और उसके भौगोलिक संरचना दोनों को लेकर बहुत खतरा है। हम इस पर इतना डिटेल से नहीं जाएंगे, जब और चीज़ें आएगी तो उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।